नमस्ते दोस्तों, आज हम दोबारा आ गए हैं दास ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके। तो आज हमारे पास है जनरल अवेयरनेस, जो ये 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के। तो चलिए इन्हें करना चालू करते हैं और इन्हें समझते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इनमें। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो ये है क्वेश्चन, ये विच स्टेटमेंट अबाउट अर्थ्स एटमॉस्फेरिक लेयर इज इनकरेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर, ये एकदम सही बात है। जेट स्ट्रीम्स आर विंड सिस्टम इन द स्ट्रेटोस्फेयर, सही बात है। द ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन मिसोफेयर, ये गलत है, क्योंकि अब समझते हैं द ओजोन लेयर इज प्राइमरीली लोकेटेड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ्स स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, मेसोस्फेयर में नहीं होती। रफली 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो और क्वेश्चन डी क्या है? डेप्थ ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज हायर एट इक्वेटर देन एट द पोल्स। इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है उसकी हाइट ज़्यादा है पोल्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम लगा रखा है। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक। ये तो अब आपका हो गया पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो महात्मा गांधी जी ने ये कौन से उसके लिए बोला था? अब पोस्ट डेटेड, पहले तो हम समझते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक का मतलब क्या है। तो द पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक इज अ फेमस मेटाफोर यूज्ड बाय महात्मा गांधी to describe a promise of future that benefits that is worthless because the entity making the promise is failing। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जैसे कोई इंसान है या संस्था है, वो हमें प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको बाद में जाके बहुत फ़ायदा पहुंचाऊंगा और ये सब करूंगा, पर अभी हमें दिख रहा है कि वो जो संस्था है वो अभी से ही हमें फेलियर दिख रही है, तो बाद में जाके वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगी, ये इस लाइन का मतलब है। तो अब ये कहा क्यों गया था? गांधी जी यूज्ड दिस फ्रेज इन 1942 टू डिस्क्राइब द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स क्रिप्स मिशन प्रपोजल, ठीक। द ब्रिटिश ऑफर्ड इंडिया डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटिश एम्पायर तो रहेगा, पर उसमें क्या होगा, आप जो हिंदुस्तानी हैं वो खुद पे राज कर पाएंगे। पर जो वॉर हुआ था, आपको बताइए, वर्ल्ड वॉर के बाद साफ साफ दिख रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है उनकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अगर वो खुद ही हार रहे हैं तो हमें क्या आगे जाकर, जो उन्होंने क्रिप्स मिशन बनाया कि तुम खुद पे राज करना, हम तुम्हें ये क्रिप्स मिशन ला रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। वर्ल्ड वॉर टू, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के बाद गांधी बिलीव्ड द ब्रिटिश एम्पायर वॉज वीक, ठीक है, एंड लूजिंग द वॉर। वही बताया मैंने आपको, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफ़ी, उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ था और उनके काफ़ी जो सेना थी वो वहाँ लड़ रही थी, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा, उनको उस सेंस में भी नुकसान हुआ था। मीनिंग दे माइट नॉट बी इन पावर टू फुलफिल द प्रोमिस लेटर। अब वो खुद ही हार रहे हैं, खुद ही उनकी खुद ही धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, तो हमें क्या वो क्रिप्स मिशन देंगे भाई? उनको खुद को, खुद की पहली वो बचाएंगे और हमें हमें बताएंगे कि तुम खुद पे बाद में राज करना है, ये सब। तो द ऑफर वॉज नॉट फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, मेकिंग इट अ फ्यूचर प्रॉमिस दैट माइट नॉट बी ऑनर्ड। अब तुम खुद ही आ रहे हो तो हमें भविष्य में क्या तुम हमें खुद पे राज करने का मौका दोगे? तो इसका ये मतलब था, तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, द क्रिप्स मिशन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर सेवरल रेट्स टारगेट्स रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। विच ऑफ दीज आर नॉट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी रेट्स है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट नहीं करता? रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट तो करता है, आरबीआई सेट करता है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट
ये आरबीआई सेट नहीं करता। ये कौन करता है? फिजिकल डेफिसिट टारगेट इन इंडिया आर प्राइमरीली सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। फिर आ गया एसएलआर, ये भी वही करता है रिजर्व आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 5 रेट ऑफ इनकम टैक्स भी आरबीआई सेट नहीं करता, ये करता है इनकम टैक्स रेट्स आर सेट बाय द पार्लियामेंट through the annual finance act which is based on proposal presented by the central government in the union budget। यूनियन बजट में जो भी वो पेश करते हैं उसके बाद पार्लियामेंट में इनकम टैक्स रेट्स सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम इन विच building different consumer appliances like TV, refrigerator, machines, automobiles, and implants like pacemakers are networked with an ability to transfer data without human to human or human to computer interaction is known as, इसको बोलते हैं आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझना जरूरी है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स things embedded with sensor software and technologies that connect and exchange data with other devices and systems over the internet। इंटरनेट पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो गया? तो नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी किसी भी, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है और अपना डाटा एक दूसरे एक्सचेंज करती है। किसके जरिए से? इंटरनेट से। दीज स्मार्ट इंटरनेट इनेबल्ड devices collect and act on data autonomously without needing direct human interaction। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए, वो अपने आप ही डाटा सेंस करती है, अपने डाटा कलेक्ट करती है और अपनी डाटा जो है वो पहुंचाती है। स्पैनिंग फ्रॉम हाउस होल्ड स्मार्ट अप्लायंसेस टू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो जो इसके पीछे ये क्या बोला टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अब आपका आ गया अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन्स अलोंग विद एसोसिएटेड बायोम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि बायोम्स क्या होता है। तो बायोम्स आर लार्ज डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल एरियाज ऑन अर्थ क्लासिफाइड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये अलग अलग इकोलॉजिकल एरियाज होते हैं अर्थ पे, बायोम्स। तो इसमें से जो हमारा है टाइगा टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट नहीं होता, ये इसका हमारा आंसर है। बी पढ़ते हैं, स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड एकदम सही है। सवाना जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सही है। सेल्वा जो है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, ये भी सही है। तो टाइगा क्या है? जो टाइगा है ऑल्सो नोन एज द बोरेल फॉरेस्ट और स्नो फॉरेस्ट इज़ अ कोल्ड सब आर्कटिक कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम है। टाइगर टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए, आप अलग अलग ये देख सकते हैं बायोम्स कैसे कैसे। रेन फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, टाइगा होता है, डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होती है, सवाना होता है, टुंड्रा होता है, फ्रेश वाटर और मरीन। ये आपके अलग अलग टाइप्स के बायोम्स हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गिवन बिलो आर अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे ऑप्शन पढ़ते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट, एकदम सही बात है, 101 अमेंडमेंट ही था जीएसटी का। बोथ सेंटर एंड स्टेट में इम्पोज आईजीएसटी, गलत बात, दोनों नहीं करते, ओनली सेंटर करती है। वैट एंड सेंट्रल एक्साइज हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, ओके सही बात है। द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इज 28%, सही है। तो इसमें देखिए आप ऊपर हमने लिखा है बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन नॉट इंडिविजुअली इम्पोज आईजीएसटी, है ना। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड एक्सक्लूसिवली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आईजीएसटी होती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017, ये भी कई बार पूछ लेता तो आपको याद होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट रिप्लेस्ड मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का आपको पता है, तो जीएसटी उसके तहत ही आया था, 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आप एक बार। टू स्टोन्स ऑफ द सेम मास आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। एक ऊंची बिल्डिंग है, उस पे से हमने दो पत्थर, एक तो एक ही जो आपको दिखा रखा है ऐसे फेंका था, और एक बी को थोड़ा ऊपर करके ऐसे फेंका था। तो स्टोन ए इज थ्रोन डायरेक्टली डाउनवर्ड। स्टोन जो ए है, पत्थर, हम ए को उसने डायरेक्टली नीचे फेंक दिया। स्टोन बी इज थ्रोन अप, स्टोन बी को ऊपर फेंका, एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड, और वो फिर नीचे गिरा। एट द मोमेंट द स्टोन हिट द ग्राउंड, जब स्टोन ने, पत्थर ने ग्राउंड को हिट किया, तो उनमें से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज हायर, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज हायर, ये करेक्ट ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी इज सेम, गलत। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, गलत। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब समझिए, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी आती है मोशन से, किसी भी ऑब्जेक्ट की। डिफाइंड एज द वर्क नीडेड टू एक्सेलरेट अ मास फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी, अगर हमें, जब वो स्टोन नीचे हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये आपको पता होना चाहिए, हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कैसे होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू मोशन। उसके एग्जांपल्स जैसे मीटियोर्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, आप वॉकिंग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, फॉलिंग में काइनेटिक एनर्जी, ये आप थ्रो कर रहे हैं बॉल, एरोप्लेन उड़ रहा है, फ्लाइंग एयरप्लेन, तो इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सबॉर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसमें जो कंसिडरेशन ऑफ मनी बिल्स बाय राज्यसभा, नहीं, गलत। मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय ब्यूरोक्रेसी, सही आंसर है इसका। पासिंग ऑफ बिल्स बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, गलत। मेकिंग ऑफ लोकल लॉज बाय पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, नहीं। ये जो सबॉर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब रूल्स बनाता है, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय ब्यूरोक्रेसी, आपको पता है 3 पिलर्स होते हैं। एक तो होता है आपका लेजिस्लेशन, जो कि रूल्स बनाएगा आपका, एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो जो ब्यूरोक्रेसी जब रूल बनाएगी तो बोलते हैं हम सबॉर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब समझते हैं इसके बारे में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज लॉ मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जब कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल बनाता है तब उसको बोलते हैं आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सच एज मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल काउंसिल्स। अंडर पावर्स ग्रांटेड बाय प्राइमरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द पेरेंट एक्ट, it allows for detailed regulation without needing a new parliamentary act for every change, covering rules, bylaws on। अब आपका आ गया अगला क्वेश्चन। A list of human endocrine glands and the hormones produced by them is given below. Which of the pair is not correct? तो इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो आपका है एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनलिन नहीं करता। पैनक्रियाज ग्लूकागॉन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ग्रोथ हार्मोन करता है। और पैनक्रियाज आपको पता ही है इंसुलिन करता है। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इज द आउटर लार्जर रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हमें आंसर के लिए ज़रूरत है उतना करेंगे। और एड्रेनलिन जो होती है ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्राइन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड स्पेशली इन द एड्रेनल मेडुला। मेडुला जो है वो अंदर वाला हिस्सा है, और ये हमें बोल रहा है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा है, इसलिए ये गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ये एड्रेनल मेडुला और एड्रेनलिन तो ये सही होता।
विच इज़ द मेन एलिमेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फोटोवोल्टिक सेल, इसका सबको पता ही है, सिलिकॉन होता है। अब सिलिकॉन हम क्यों फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ करते हैं? सिलिकॉन इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बिकॉज इट ऑफर्स अ हाई बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इट्स semiconductor properties allow it to absorb photons from sunlight and convert them into an electric current through photovoltaic effect। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनग्रोव्स विच ग्रो इन कोस्टल वाटर्स आर क्लासिफाइड एज, ये मैनग्रोव्स होते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं, याद रखना है ना। अब हेलोफाइट्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हेलोफाइट्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स that can survive and complete their life cycles in environment with high salinity। ज़्यादा नमक वाले पानी में भी ये रह सकते हैं, सच एज सॉल्ट मार्शेज, मैनग्रोव्स एंड सलाइन डेजर्ट्स। अब आपको जैसे ऑप्शन नंबर ए सी डी है, हेलियोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, एपीफाइट्स, ये इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हेलियोफाइट्स होते हैं क्रेव इंटेंस लाइट होती है, ज़्यादा लाइट में रहने वाले होते हैं। ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं फोकस ऑन सर्वाइविंग एक्सट्रीम ड्राइनेस, ज़्यादा सूखे एरिया में रह सकते हैं। एंड एपीफाइट्स सीक फिजिकल सपोर्ट हाई अबव द ग्राउंड, और जो एपीफाइट्स होते हैं उनको फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है अपने आप को रखने, सही रखने के लिए। तो ज़ेरोफाइट्स का एग्जाम्पल हो गया आपका, हो गया सगोरो कैक्टस। ठीक है, आपको पता है ना एक्सट्रीम ड्राइनेस में तो कैक्टस ही उगते हैं, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल। हेलियोफाइट्स में हो गया सनफ्लावर, वो उनको इंटेंस सनलाइट, आपको पता है सनफ्लावर जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ती है वो उस तरफ अपना मुंह मोड़ता रहता है, तो इसलिए वो एग्जांपल हो गया हेलियोफाइट्स का। एपीफाइट का एग्जांपल आपको हो गया फेलियोनोप्सिस ऑर्किड, इनको चाहिए होता है सपोर्ट खुद को मेंटेन करने के लिए। जहांपना कॉल्ड द फोर्थ मिडिवल सिटी ऑफ दिल्ली वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जहांपना मीनिंग रेफ्यूजी ऑफ द वर्ल्ड was the fourth medieval city of Delhi, established in 1326 to 1327 by सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक to protect against Mongol invasion। ठीक, given below are some machines, appliances and the scientific principle on which they are based, which of the pair is not correct। तो पढ़ते गए करके ऑप्शन। एयरक्राफ्ट होता है बर्नौली प्रिंसिपल पे है, ठीक है एकदम। ब्रेक्स ऑफ अ कार आर्किमिडीज प्रिंसिपल गलत। ब्रेक्स ऑफ द कार वर्क करते हैं आपके फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन के प्रिंसिपल के। एमआरआई क्वांटम मैकेनिक्स सही है। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सही है। अब पढ़ लेते कार ब्रेक्स किस पे काम करते हैं। कार ब्रेक्स ऑपरेट्स प्राइमरली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग व्हीकल इनटू थर्मल एनर्जी हीट टू स्लोअर स्टॉप इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्टन है ना, तो और यहाँ पे ब्रेक पैड्स है। ब्रेक पैड्स क्या करते हैं, जैसे आपकी टायर घूम रहा है तो उसको, ये जो ब्रेक पैड्स है टायर के आगे उसको दबा देते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से फिर आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो ब्रेक्स में ये वाला प्रिंसिपल यूज होता है। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम माइंस एंड एसोसिएटेड मिनरल्स, मैच देम करेक्टली। तो जो आपका बेलाडीला है वो तो आपका है, इसका आंसर है सी, बेलाडीला ये आपका है आयरन और, है ना, इसको मिला देते हैं आयरन और से। झारिया है आपका कोल माइन, खेतरी आपका है कॉपर, और बालनगीर है आपका बॉक्साइट। तो हमारा ऑप्शन सी बन गया। ये मैंने आप सबकी पिक्चर लगा रखी है ना, ये कोल माइन है, ये बॉक्साइट माइन है आपकी सबसे, ये 4 वाली है, ये तो आपकी बॉक्साइट माइन है। ये आपकी फर्स्ट वाली है आयरन और माइन, ये कोल माइन आपकी है ना, ये सबकी पिक्चर्स लगा रखी है। गिवन बिलो आर सम आइटम मशीन्स एंड एसोसिएटेड फैक्ट्रीज, मैच देम करेक्टली। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो अर्जुना टैंक है ना, वो तो है अवधि में। डीजल लोकोमोटिव जो बनते हैं आपके वो बनते हैं वाराणसी में। रेल कोचेज आपके बनते हैं कपूरथला में, और आयरन एंड स्टील की जो है वो सलेम है ना।
तो ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली में कॉमन ट्री इनमें से कौन सा नहीं है? अमलतस के बहुत सारे पेड़ हैं, साल के नहीं है, पीपल के भी है और शहतूश के भी है। तो साल अब कहाँ पे होता है? साल इज मोस्टली कॉमनली फाउंड एज अ डोमिनेंट स्पीशीज इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में पाया जाता है, दिल्ली में नहीं पाया जाता। ये आपको दिख रहा होगा, ये तो आपका है अमलतस का येलो वाला, ये आपका है साल के पेड़, ये पीपल आपको पता ही है, और ये शहतूश। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड इनमें से फ्लूट जो है उस्ताद अमजद अली खान, गलत। उस्ताद अमजद अली खान जो थे इज़ अ वर्ल्ड रिनाउड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड अ मास्टर ऑफ सरूद। एक वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार के जैसा ही, पर उस उनमें उनके वो बजाते थे, फ्लूट नहीं बजाते थे। सितार आपको पता है, ये जाकिर हुसैन, गलत, ये भी गलत है। तबला अल्लाह रखा खान, एकदम सही है। ये साहब जो है वो अल्लाह रखा खान तबला करते थे। और सरोद शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे, सरोद नहीं बजाते थे। A high court may issue a writ in the nature of dash for directing an executive authority to perform a particular function। अगर हाई कोर्ट किसी को बोल रही है काम करने के लिए, तो काम करने का मतलब होता है टू कमांड और पब्लिक ड्यूटी, है ना। तो ये उसको हो गया आपका हमारा मैंडेमस, ऑप्शन नंबर डी। बाकी भी आपको बताओगे, हमारे पास 5 रिट होते हैं, है ना। तो 5 रिट कौन से होते हैं? हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटियरी, क्वेवरेंतो। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है हमारे चैनल वंस अपॉन एन आशीष पे। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जाकर देख सकते हैं। हिबस कॉर्पस में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है जज के सामने, जज, है ना। मैंडेमस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कमांड कर सकती है कि आप अपना काम करिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोहिबिशन में लोअर कोर्ट, जो अगर लोअर कोर्ट है कोई, वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा कुछ काम कर रहा है या फिर उसकी जो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता वो काम कर रहा है, तो वो उसको रोक सकता है। सेटियरी में वो, अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाल दिया जो उसके गलत है या तो उसके कार्य एरिया के बाहर है, तो जो हायर कोर्ट है वो उसके काम को रद्द कर सकता है, उसके ऑर्डर को, है ना, रद्द करके उसको टू क्वाश एन ऑर्डर और डिसीजन, उसका डिसीजन को रद्द कर सकता है। को वारंटो में क्या कहता है? टू चैलेंज अ पर्सन अथॉरिटी, उससे उसकी चैलेंज कर सकते हैं उसकी अथॉरिटी को कि तूने किस अथॉरिटी से ये वाला काम करा, पूछ सकते हैं। तो ये हमारी 5 रिट होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू इनिशिएट एंड कंट्रोल अ सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर का एक डायग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल फैटी एसिड है? तो एसेंशियल फैटी एसिड हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक तो लाइनोलिक एसिड, अल्फा लाइनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड और आइसोसैपेंटोनिक एसिड और डोको सेक्सोनिक एसिड। तो ये सब 5 हमारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। तो इनमें से हमारा आंसर हो गया सी, लाइनोलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है ना। सुंदरबन है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार भी है, गिर नहीं है। गिर एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इंडिया करंटली हैज़ 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व, 18 हैवी, विच आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड और कोस्टल एनवायरनमेंट यूज्ड टू कंजर्व
biodiversity while promoting sustainable development. Of these, 13 are recognized internationally under UNESCO's Man and Biosphere Program, including the recently added Cold Desert Biosphere Reserve in September 2025. अब हमारे पास 18 हमने बताया, तो 18 कौन से हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिंपलीपाल, दिब्रू साइखोवा, दिहंग दिबाग, पंचमरखी, कंचनडोगरा, लुंगा, अगस्त्यमई, अचनक, अमरकंटक, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, सिशलम हिल्स एंड पन्ना. Waters of river Yamuna in Delhi are highly polluted and not fit for drinking or even bathing. Which among the following is the main indicator for detecting sewage contamination of river waters? ऑप्शन नंबर ए हमारा BOD, ऑप्शन नंबर बी है COD, नाइट्रेट कंटेंट इन पार्ट्स पर मिलियन, या कॉलीफोन काउंट. तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है BOD. अब BOD क्या होता है? BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD is especially the main chemical indicator for organic pollution. It measures the amount of dissolved oxygen consumed by microorganisms to break down organic matter in the water. तो अगर हाई BOD है, इसका मतलब है इंडिकेट्स द वाटर इज हैवीली लोडेड विद ऑर्गेनिक वेस्ट. जितना हाई BOD है उतना पानी ज़्यादा गंदा मानते हैं. लो BOD है तो वाटर साफ मानते हैं. Which of the following operating system are open source? पहली बात तो हमें ओपन सोर्स पता होना चाहिए. तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म हुज सोर्स कोड इज पब्लिक एंड accessible to everyone, allowing users to study, modify and distribute it for any purpose. ठीक है. तो इनमें से जो हमारे हैं विंडोज़ और लाइनक्स है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बनेगा आपका बी. विंडोज़ और लाइनक्स जो है वो आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंटर द टेक्स्ट इज Ctrl+C. इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी. तो Ctrl+I किस लिए होता है? Ctrl+I इज मोस्टली कॉमन यूज फॉर इटैलिसाइज टेक्स्ट, है ना. Ctrl+C आपको पता है कॉपी करने के लिए होता है, और Ctrl+Y होता है रीडू एन एक्शन दैट वाज प्रीवियसली अनडन यूजिंग Ctrl+Z. ठीक. तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दास ग्रेड 2 के. आई होप आपको समझ आए होंगे और थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी. और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल वंस अपॉन एन आशीष को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और एक लाइक तो कर ही सकते हैं. जैसे आपको पता है अभी इस PPT को बनाने के लिए ही काफ़ी एफर्ट लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है. तो एक लाइक तो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं. और ऐसे ही थोड़ी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद हमारी. एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए.